कब तक सोती रहोगी? इस घर में मुलाजिम नहीं आते काम करने के लिए, घर के काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हें इस बात से क्या गर्ज है कि ये घर है, होटल नहीं है। यहाँ पर काम भी होंगे। तुम तो मेहमान हो, हमारा काम है तुम्हारी खिदमत करना, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन मरने से पहले जितनी ज़मीन जायदाद और जो दौलत छोड़ कर गए थे वो सब हमने संभाली ना, इसलिए हम अब तुम्हारी खिदमत करेंगे। मुझे जगाने के साथ साथ चची इंतहाई गुस्से और बेरहमी से जो भी मुंह में आ रहा था बोल रही थी। इस बात का भी एहसास नहीं था कि मुझे उनके रवैये से कितनी तकलीफ होती है। अम्मी, कब तक आप इससे दिमाग खपाती रहेंगी? अब जल्दी से किचन में जाएं और नाश्ता बनाएं, मुझे देर ना हो जाए क्योंकि मैंने कॉलेज पहुंचना है। कल भी वैन वाला बहुत गुस्सा कर रहा था, उसकी वजह से सभी मुझे गुस्से से देख रही थी, क्योंकि हम हर रोज़ ही लेट हो जाती हैं। बिस्तर से मुंह निकालकर फायजा ने गुस्से से चिंचिलाते हुए कहा तो चची खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। सुबह सवेरे इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मेरा मूड ख़राब हो गया, लेकिन मैं उसका इजहार नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में पहुंच गई, जहां चची नाश्ता बनाने के साथ मुझे बुरा भला कहने में मसरूफ़ थी। आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? मैं मौजूद हूँ ना, मैं सारे काम कर लूँगी, आप आराम करें, क्योंकि सारे फ़र्ज़ तो सिर्फ हमारे लिए ही हैं, हमने अपने फ़र्ज़ अदा करने। मुझे देखते ही चची ने इंतहाई तंज़िया अंदाज से कहा। अजीब औरत थी, सारा दिन मुझ पर तंज के तीर बरसाती रहती, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने तो कभी उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं की थी, लेकिन वो मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फायजा किचन के दरवाजे पर आई और झांक कर देखते हुए गुस्से से कहा, आज अगर हमें देर हो गई और वैन वाले ने भी हमारी बेइज्जती की तो मैं तुम्हें गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दूंगी, क्योंकि हर रोज़ तुम्हारी वजह से देर होती है। मैं और तेज़ी से काम करने लगी। चची तो किचन से बाहर निकल गई, इसलिए अब मैं ही नाश्ता बना रही थी। फायजा की तरफ देखते हुए मैंने जल्दी से कहा कि तुम बाहर टेबल पर नाश्ता रखो, वरना मुझे देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर फायजा ने इंतहाई गुस्से से कहा, मैं यूनिफॉर्म पहन चुकी हूँ, अब अगर मैंने तुम्हारी मदद करना शुरू की तो मेरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं कोई काम नहीं करने वाली, तुम खुद ही नाश्ता बाहर रखो। वो ऐसी ही थी, खुदसर और बदतमीज़। मैं जानती थी कि वो मेरी मदद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैंने उससे कह दिया था। गुस्से से पाँव पटकते हुए वो जा चुकी थी और मैं अब सवेरा का इंतज़ार कर रही थी। सवेरा उम्र में मुझसे छोटी थी और उसकी आदत भी फायजा से मुख्तलिफ थी। मेरी तवक्को के मुताबिक फायजा स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और अब तेज़ी से नाश्ता बाहर टेबल पर रखने लगी। नाश्ता करने की बजाय मैं कमरे में आ गई और जल्दी से कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। हर रोज़ की तरह अभी भी वैन आ गई थी और मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। दोपहर का वक्त था, हम कॉलेज में ही मौजूद थे, लेकिन भूख की वजह से मेरी हालत भी बुरी हो रही थी। मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मेरी बाकी सब सहेलियां कैंटीन में खाने के लिए जा रही थी। मैं खामोशी से एक साइड पर हो गई। मैं जानती थी कि आज भी मेरी सबसे अच्छी और प्यारी सहेली रुबीना मुझे तलाश करेगी। उससे छुपने के लिए मैं कॉलेज के स्टोर रूम की तरफ आ गई। ये स्टोर रूम सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे एक कोने में बना हुआ था। उस तरफ कॉलेज का एडमिन ऑफिस था और स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए उस तरफ उमूमन वीरानी छाई रहती। मैं सीढ़ियों के नीचे खामोशी से खड़ी हो गई। अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर कुछ ठंडक का एहसास हो रहा था। कुछ देर तक मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही और फिर मैं ज़मीन पर बैठ गई। ज़्यादा देर खड़ा रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरी सहेली रुबीना बहुत अच्छी थी, अक्सर मुझसे अपना लंच शेयर करती, या कुछ भी वो जो कैंटीन से ख़रीदती थी मुझे भी कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती। लेकिन हर रोज़ उसे खाने के बाद मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि मैंने कभी भी उसे कुछ नहीं खिलाया था। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अब मैंने ये काम करना शुरू कर दिया कि फ्री पीरियड में किसी दूसरी क्लास में चली जाती या किसी कोने में चुप कर बैठ जाती, ताकि रुबीना के सामने मज़ीद शर्मिंदा होने से बच सकूं। सीढ़ियों के नीचे बैठकर अपने हालात के बारे में सोचते हुए मुझे रोना आ गया। न जाने ज़िंदगी क्यों ऐसे मुकाम पर ले आई थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अब्बा ने हमेशा मुझे अपने सीने से लगा कर रखा और बहुत मोहब्बत थी। शायद मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ चंद महीनों की जब थी अब्बा भी इस दुनिया से चले गए। अम्मा और अब्बा के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे मामू ने मेरी जिम्मेदारी उठा ली। जबकि मैं 10 बरस की हुई तो मामू अपनी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर चले गए और जाने से पहले मुझे मेरे चचा और चची के हवाले कर गए, क्योंकि चचा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। नाना नानी भी वफात पा चुके थे। चचा तो मुझसे मिलकर बहुत खुश होते, लेकिन चची ने मुझे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर में रहूं। चचा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे और मामूली तनख्वाह थी, लेकिन चची हर वक्त शोर मचाती रहती कि इस महंगाई के दौर में इस मामूली सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मामू ने चची को साफ अल्फाज में बता दिया कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने अपनी मरी हुई बहन की बेटी के लिए किया,
अब इसके माँ बाप मरने से पहले कोई ज़मीन जायदाद छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन हमने अपनी भांजी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ तो इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, इसलिए अब आप ही इसके वारिस हैं। मामू की बातें सुनकर चचा ने मुझे प्यार से सीने से लगा लिया और इंतहाई संजीदगी से कहा कि मैं अपनी भतीजी को लावारिस छोड़ने वाला नहीं हूँ। चची ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्से से पाँव पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। माजी को याद करते हुए न जाने मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आंसू को बहने दिया, क्योंकि घर में या कॉलेज में या कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिलती थी जहाँ बैठकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मुझे आज कॉलेज में कोई ऐसा कोना मिल गया था, इसलिए मैं चाहती थी कि अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर लूं। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अचानक मुझे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लड़की, तुम कौन और यहाँ क्यों बैठी रो रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इस तरफ आने की इजाज़त किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? तुम यहाँ पर छुप कर क्यों बैठी हो? वो जो कोई भी था इंतहाई गुस्से से मुझसे पूछ रहा था। मैंने जल्दी से आंसू साफ किए और उठकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल ही मेरे साथ खड़ा था और इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में वो बहुत भला लग रहा था। मेरा ख्याल था कि वो भी एडमिन ऑफिस का कोई क्लर्क होगा। सर झुकाकर माजरत करते हुए कहा, सॉरी सर, मैं वैसे इस तरफ आ गई थी, कोशिश करूँगी कि दोबारा इस तरफ ना हो। मेरे माजरत करने पर उसने जल्दी से मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही थी? मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि उन्हें अपने बारे में सच बताऊँ, इसलिए सर झुकाकर जवाब दिया कि मेरा नाम नफीसा और मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा जवाब सुनकर वो हंसने लगे और हंसते हुए कहा कि इतना तो मुझे पता है कि तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो, क्योंकि तुमने इसी कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही थी? उनके दोबारा पूछने पर मैंने खामोशी से सर झुका लिया और जवाब दिया, मैं कुछ परेशान थी, मेरे घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं। अपने घर के मसाइल और हालात के बारे में सोचते हुए मुझे खुद ही रोना आ गया। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम अपने घर की हालात की वजह से परेशान हो? सीढ़ियों के नीचे बने हुए कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए सर ने कहा, ये सामने वाला कमरा मेरा ऑफिस है, कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में बैठ जाओ, कुछ बेहतर हो जाओगी तो अपनी क्लास में वापस चली जाना। उनकी ऑफर सुनकर मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, मैं अभी अपनी क्लास में जाने वाली हूँ। उनकी पेशकश पर इनकार करते हुए मैंने जल्दी से कहा, अभी तो आपकी क्लास स्टार्ट होने में कुछ वक्त बाकी है, आप थोड़ी देर में मेरे ऑफिस बैठ जाएं, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मेरी तरफ देखकर संजीदगी से कहते हुए सर कुछ आगे बढ़ गए और कमरे का दरवाज़ा खोलने लगे। दरवाजे को लॉक लगा था, चाबी उनके पास मौजूद थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो ना चाहते हुए भी मैं भी उनके ऑफिस में दाखिल हो गई। ऑफिस को देखकर मुझे कुछ हैरत हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि सीढ़ी के नीचे बना एक छोटा सा पुराना कमरा होगा, लेकिन कमरा अच्छा खासा बड़ा था और बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे की सजावट को देखते हुए मैंने जल्दी से कहा, आपका ऑफिस तो बहुत खूबसूरत है। मेरी बात का जवाब देने की बजाय सर ने इकरार में सर हिला दिया और अपनी ऑफिस चेयर पर बैठ गए। मेरी तरफ देखते हुए सामने रखे खूबसूरत से सोफे पर बैठने के लिए कहा तो मैं भी बैठ गई। मैं अभी तक उस ऑफिस की सजावट ही देख रही थी। मेरा नाम मज़र है, मैं पिछले 20 साल से इस कॉलेज के एडमिन ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए इस कॉलेज की इंतज़ामिया ने मुझे ये खूबसूरत ऑफिस सजा कर दिया है, ताकि मैं मज़ीद मेहनत कर सकूँ। मुस्कुराते हुए वो मुझे अपना तारुफ करवा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं टिकटिकी बांध कर उनकी तरफ देखने लगी। वो ये क्या कह रहे थे, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, मुझे लगता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं, आपको कुछ खा लेना चाहिए। ये कहते ही सर मज़र ने फ़ोन पर किसी को कुछ खाने के लिए लाने का कहा। मैं उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका। अब बेचैनी से इंतज़ार करने लगी थी कि उनका मुलाजिम कुछ खाने के लिए ले आए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक लड़का ऑफिस में दाखिल हुआ। 2 कप चाय के साथ वो बहुत कुछ खाने के लिए ले आया था। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते आराम आराम से खाना शुरू कर दिया। हर नवाले के साथ मैं सर मज़र को दिल ही दिल में दुआएं दे रही थी, जिन्होंने मेरे खाने का बंदोबस्त कर दिया था। चाय पीने के बाद मैं कुछ देर तक उनके पास बैठी रही और वो मुझे अपने बारे में बताते रहे। उनकी कहानी भी दुख भरी थी। उनके वालिदैन फोत हो चुके थे और बहन भाई अपने अपने घरों वाले हो गए थे, जिसकी वजह से सर पर कोई भी तवज्जो देने वाला नहीं था। यही वजह थी कि बरसरे रोज़गार होने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। उनके ऑफिस में लगे हुए वाल क्लाक की तरफ देखते हुए मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और इजाज़त लेने वाले अंदाज से कहा, सर मेरी क्लास शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, चाय पीने के बाद मैं खुद को फ्रेश महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ और कभी कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि लेक्चर मिस हो जाए तो फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं।
اس کے علاوہ تمہارا جب دل کرے، جب جی چاہے تم اس آفس میں آ جانا۔ اگر آفس کا دروازہ بند ہو تو بھی اس کو زور سے ناک کر لینا، مجھے پتہ چل جائے گا، میں آ کر دروازہ کھول لیا کروں گا، کیونکہ اس کے بیک طرف ہی میرا گھر بنا ہوا ہے۔ میرے گھر کی ایک دیوار اس آفس کی دیوار کے ساتھ اٹیچ ہے، اس لیے جب کوئی سے ناک کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ سر مظہر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں خاموشی سے سر جھکا کر آفس سے باہر نکل آئی۔ میری دوست روبینہ مجھے تلاش کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ گئی اور وہ لڑنے کے موڈ میں تھی، لیکن میں اس وقت بالکل بھی لڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ نہ جانے کیوں سر مظہر کے آفس سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنا دل بے چین اور بے قرار محسوس ہونے لگا۔ کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی میں سر مظہر کے بارے میں سوچتی رہی۔ ان کی پرسنالٹی بہت پرکشش تھی اور ان کے چہرے میں کوئی ایسی خاص بات ضرور تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے سے ان کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ چچی نے مجھے خاموش اور خیالوں میں الجھا ہوا دیکھا تو انہیں تانے دینے کے لیے ایک اور موقع مل گیا۔ ان کی کسی بات اور غصے کا جواب دیے بغیر میں کام کرتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں پلٹ کر جواب دیا تو وہ مجھے اس گھر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ مجھے اس گھر کی چھت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ شام کے وقت ہی ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ چچی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، جبکہ میں کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ کل کالج میں ٹیسٹ تھا اور مجھے کچن میں اور کام کرنا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جلدی فارغ ہو کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤں گی، لیکن مہمانوں کی آمد کے بعد یہ ممکن نہیں رہا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اب گھر میں شادی کے بارے میں ہی باتیں ہو رہی تھی۔ مجھے تو اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ چچی نے تو مجھے نہ کوئی شاپنگ کروائی تھی اور نہ ہی شادی پر ساتھ لے کر جانا تھا، اس لیے میں نے اس موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور اپنے کام مکمل کرنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، کالج سے واپس آ کر آرام کرنے یا پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی سر مظہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خواب ہی ایسا دیکھا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ بہت عجیب سا خواب تھا۔ آنکھیں بند کر کے پھر اس خواب کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور میں کسی دریا کے کنارے اکیلی بیٹھی بہت پریشان ہوں۔ میں اپنے گھر کا راستہ تلاش کر رہی ہوں، لیکن وہ راستہ مجھے نہیں مل رہا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے گھر واپس جاؤں۔ اسی پریشانی میں دریا کے کنارے کی گیلی ریت پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سر مظہر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک عجیب سے جانور پر سوار تھے۔ اس جانور کو دیکھ کر میں کچھ گھبرا گئی۔ سر بالکل میرے قریب آ گئے اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان کا ہاتھ تھامنے سے میں ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانور پر سوار تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے خوف کو محسوس کرتے ہوئے سر اس سے نیچے اتر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ جانور کے جانے کے بعد میرا خوف کچھ کم ہو گیا۔ سر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھاما، پھر میں نے دیکھا کہ میں سر کے ساتھ اڑ رہی ہوں۔ خواب میں بہت حیرت اور پریشانی سے سر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں اور خود کو اڑتا ہوا محسوس کر کے بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ اچانک ہی بلندی پر پہنچ کر سر میرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور میں چیخنے لگتی ہوں۔ اپنی ہی چیخ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور یہ بہت عجیب خواب تھا۔ بہت دیر تک میں اسی خواب کے زیر اثر رہی۔ اگلے روز صبح میں جان بوجھ کر کالج کے فری پیریڈ میں سر مظہر کے آفس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں کل سے مسلسل ہی سر مظہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ وہ دیکھنے میں بھی عمر میں مجھ سے بڑے لگ رہے تھے۔ میں بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں کھڑی رہی۔ آج بھی ان کے آفس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ سر آج چھٹی پر ہوں، کیونکہ اس وقت بھی آفس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں واپسی کے لیے سوچ رہی تھی جب اچانک ہی سر میرے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر میں نے جلدی سے سلام کیا تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میں ان کے انتظار میں یہاں کھڑی تھی۔ کب سے کھڑی ہیں یہاں؟ میں کچھ مصروف تھا اس لیے آفس میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کھڑے دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو، اس لیے کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب میرے پیچھے آ جاؤ۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بالکل ٹھیک سمجھے تھے کہ میں انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے پیچھے چلتی آفس کے دروازے تک آ گئی۔ دروازے کا تالا کھولنے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ سر کے کہنے پر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بہت خاموش تھی، اس لیے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میری خاموشی پر سر نے خود ہی مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اگر تم نے مجھ سے کچھ کہنا نہیں تھا یا تمہیں مجھ سے کوئی کام نہیں تھا تو پھر تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟
सर मज़र ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा। मैंने सर उठाकर संजीदगी से कहा, मैं तो आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी, बस वैसे इस तरफ आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि इस वक्त सब लड़के लड़कियां खाने पीने में मसरूफ़ होती हैं, तो मैं उनके साथ। अपनी बात मुकम्मल किए बगैर ही मैं खामोश हो गई। मेरी खामोशी पर सर ने हैरान होते हुए मेरी तरफ देखा और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे से कहा, तुम्हें उनके साथ क्या मसला होता है? मुझे बताओ, अपनी बात मुकम्मल करो। सर के जल्दी से पूछने पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं होता, बस मैं वैसे इस तरफ आ गई थी। अच्छा, अब तुम आई गई हो तो ये वक्त भी है चाय पीने का। मैं तो इस वक्त चाय पीता हूँ, तुम भी मेरे साथ चाय पी लो। सर ने आज फिर मुझे चाय पीने की पेशकश की थी। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है। मुझे एकदम से खड़ा उठकर होते देखकर सर ने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, अरे बैठ जाओ, अभी तो फ्री पीरियड चल रहा है। जब तक तुम्हारी क्लास शुरू नहीं होती तुम्हें यहीं पर बैठना पड़ेगा और मेरे साथ चाय भी पीनी पड़ेगी। ये कहते हुए सर ने चाय का ऑर्डर दे दिया। मैं आज भी सर के साथ चाय नहीं पीना चाहती थी, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन उनके कहने की वजह से अब कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए खामोशी से बैठ गई। कुछ ही देर बाद चाय वाला लड़का चाय भी लेकर आ गया था। न जाने मुझे क्यों सर से आज इतनी झिझक महसूस हो रही थी। इधर उधर की बातें करते हुए मैंने जल्दी से चाय पी और फिर सर से इजाज़त लेकर ऑफिस से बाहर निकल आई। मैंने अपनी क्लास फेलोज़ को देखा, वो सारी एक जगह पर जमा होकर आपस में हंसी मजाक कर रही थी। मैं भी उनके करीब जाकर खड़ी हुई, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत हुई कि किसी ने भी मेरी तरफ देखा तक नहीं था। कुछ देर तक तो मैं खामोशी से खड़ी रही। मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली रुबीना पर गुस्सा आ रहा था। वो सबसे बातें कर रही थी लेकिन मुझे तो देख ही नहीं रही थी। गुस्से से मैंने रुबीना का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? लेकिन अब तो हैरत के मारे में बेहोश होने के करीब थी, क्योंकि उसके हाथ पकड़ने पर भी वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मेरे बोलने पर भी कोई लड़की मुझे नहीं देख रही थी। इस सूरत हाल पर मैं शदीद घबरा गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उनमें से किसी को दिखाई नहीं दे रही। मैं हैरत से कभी खुद को देखती, कभी उन सब लड़कियों को। अचानक रुबीना की चीखती हुई आवाज़ मेरे कान से टकराई। तुम कहाँ चली गई थी? कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं हैरत से उन सबके चेहरे को देखने लगी। मेरी खामोशी पर सभी हैरान हो रही थी और मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। रुबीना ने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए पूछा, ऐसे मुंह खोले और आंखें फाड़े हमें क्या देख रही हो? हम तुमसे कुछ पूछ रही हैं कि तुम कहाँ थी, हम कब से तुम्हें तलाश कर रहे थे। रुबीना पूछ रही थी और मैं बहुत हैरत से सुन रही थी। कितनी देर मैं उनके करीब खड़ी रही। मुझे अब अपनी इस बात पर यकीन आने लगा था कि मैं उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। एक लड़की ने मेरी हालत देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। मैं उन सब की बातें भी सुन रही थी लेकिन मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। रुबीना ने मेरा हाथ पकड़ा और एक दरख्त के साए के नीचे बिठाया। अब मैं मुकम्मल तौर पर होश व हवास में नहीं थी। उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी बात का कोई भी जवाब दे सकती, इसलिए खामोशी रही। कॉलेज से घर वापस आई तो एक नई खबर मेरी मुंतज़िर थी। चाची की बहन अपने बेटे अमजद के साथ हमारे घर चंद दिन रहने के लिए आई थी। सवेरा और फायजा की निस्बत मैं भी उन्हें खाला ही कहकर बुलाती थी और उनके बेटे अमजद को भाई कहकर मुखातिब करती। खाला की सेहत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने हमारे घर में ही कुछ दिन क़याम करना था और शहर के बड़े अस्पताल में कुछ मेडिकल टेस्ट भी करवाने थे। घर में मेहमानों की आमद की वजह से मेरी मसरूफियात कुछ और बढ़ गई। एक तरफ तो घर में मेहमान आए थे, दूसरी तरफ ख़ानदान में एक शादी भी शुरू थी, इसलिए फायजा और सवेरा तो आजकल बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी। घर के कामकाज में वैसे तो वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेती थी, अब तो बिल्कुल ही उनके पास वक्त नहीं बचता था। अमजद बज़ाहिर तो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ शख्स दिखाई देता, लेकिन मुझे उसकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस होती थी। हर वक्त मेरी तरफ देख रहा होता था। जब भी मैं उसकी तरफ देखती तो उसकी नज़रें मुझे अपने चेहरे पर महसूस होती। मेरे देखने पर मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगता। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती थी, इसलिए कोशिश करती थी कि उससे सामना ना हो। खाला और चची घर पर मौजूद थी, जबकि सवेरा, फायजा और शहबाज अमजद भाई के साथ बाज़ार गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं था कि मैं भी बाज़ार जाना चाहती हूँ या नहीं। खाला और चची को चाय बनाकर देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मामू और मम्मानी कभी कभी मुझे फ़ोन कर देते थे, लेकिन उन्हें मुझ में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शायद वो इस पर खुश थे और मुतमईन भी होंगे कि मेरी जिम्मेदारी से उनकी जान छूट गई थी। रोते हुए मैंने कमरे की खिड़की खोलकर देखी और दरवाजे से बाहर झांकने लगी। मैं खुद को पढ़ाई में मसरूफ़ करना चाहती थी, लेकिन आज न जाने क्यों मेरा दिल बहुत उदास और दुखी था। शायद सबके रवैये की वजह से मैं दिल बर्दाश्त होने लगी।
अचानक ही मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा जो मुझे हैरान करने के साथ साथ परेशान भी कर गया। हमारे घर के सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। गर्मी के मौसम में हम सब उसके साए के नीचे बैठा करते थे। अचानक से दरख्त के ऊपर से सफ़ेद गुलाब के फूल ज़मीन पर गिरने लगे। मैं हैरत से देखने लगी कि ये फूल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि दरख्त के ऊपर तो गुलाब के फूलों के उगने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। देखते ही देखते मेरे सामने फूलों का ढेर लग गया। मैं जल्दी से कमरे की पिछली तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर सहन में आ गई। फूलों की खुशबू से सारा घर महक उठा। ताज़ा ताज़ा खूबसूरत फूल देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने हाथ बढ़ाकर एक फूल उठा लिया और फिर इधर उधर देखने लगी। दरख्त के ऊपर भी देखा लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये फूल कहाँ से आ सकते हैं। अचानक मेरे सामने सर नजर आकर खड़े हो गए। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। आप यहाँ मेरे घर में कैसे आ गए? सर की तरफ देखते हुए मैंने हैरत से पूछा। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। ये फूल तुम्हें कैसे लगे? तुम बहुत उदास और परेशान हो रही थी। इन फूलों को देखकर तुम खुश हुई हो। तुम्हारा मूड भी बदल चुका है। बहुत गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए सरमसर ने कहा, और मैं सिर्फ हैरत भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मैं बस उनके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी और मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि सर मेरे घर तक कैसे आ गए। मेरे हैरान होने पर वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। ज़मीन पर से एक फूल उठाकर बिल्कुल मेरे कान के करीब बालों में लगा दिया और मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम बहुत परेशान हो रही थी। सब घर वाले शादी पर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो शादी पर जाने के लिए ना कोई कपड़े हैं, ना ही उतने पैसे कि तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सको। सर के पूछने पर मैंने खामोशी से सर झुका दिया। इसका मतलब था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे। चंद कदम चलकर सर मजहब बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़े हो गए और मेरा हाथ थाम लिया। उनकी इस हरकत पर मैंने जल्दी से सर उठाकर देखा। वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अचानक उन्होंने मेरा हाथ चूम लिया। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब तो मैं उनसे कुछ खौफज़दा हो गई थी, इसलिए चंद कदम चलकर पीछे हो गई। मेरे उस अंदाज पर वो सिर्फ हंस रहे थे। अपना हाथ बढ़ाकर सर ने मेरे हाथ पर कुछ रकम रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। तुमने अपने लिए बहुत अच्छे ड्रेस लेने हैं और शादी पर भी जाना है। ऐसा ना हो कि तुम डरती रहो। रकम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन सर ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर रख दी। मैंने इंतहाई फ़िक्रमंदाना अंदाज से पूछा कि मैं चचा और चची को क्या बताऊंगी कि ये रकम कहाँ से आई है, जिस पर सर भी सोचने लगे और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम मुझसे कह देना कि तुम क्लास की सबसे लायक स्टूडेंट हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये रकम इनाम के तौर पर दी गई है। सर ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। इसकी वजह से कोई मुझ पर शक भी नहीं करता। शाम को मैं किचन में काम कर रही थी जब चची किचन में आई और हंसपे आदत मुंह से बुरा भला कहने लगी। उनकी किसी भी बात का बुरा मनाए बगैर मैंने सर की दी हुई रकम में से आधी रकम चची की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मुझे अपनी कॉलेज की तरफ से वजीफ़ा मिला है। आजकल वैसे भी घर में शादी की तैयारियां की जा रही हैं। आपको रकम की ज़रूरत होगी, आप ये रकम रख लें। चची हैरत से कभी मेरे चेहरे की तरफ और कभी उस रकम की तरफ देख रही थी जो मैं उनकी तरफ बढ़ा रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। अरे पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये इतनी ज़्यादा रकम तुम्हें किसने दी? सारा महीना तुम्हारे चचा काम करते रहते हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ये सब क्या है? मुझे बिल्कुल सच बता दो। पैसे अपने हाथ में पकड़ते हुए चची ने गुस्से से पूछा। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इंतहाई लापरवाह अंदाज में कहा, आप कॉलेज जाकर पता कर लें। ये रकम मुझे कॉलेज से वजीफे के तौर पर मिली है। शाबाश, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि तुम इस कदर लायक हो, और ना ही तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया कि तुम तालीम में कैसे जा रही हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। मेहनत अपनी जारी रखो और घर के काम के साथ साथ तालीम पर भी तवज्जो दिया करो। चची का अंदाज एकदम से बदल गया। उनके उस बदले हुए अंदाज पर ना चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई। और रकम लेकर चची अपने कमरे में चली गई और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर बाद दोबारा वो किचन में आई और मेरी तरफ देखकर इंतहाई प्यार भरे लहजे में कहा, कल तो कॉलेज से छुट्टी होगी, सुबह सवेरे ही काम ख़त्म कर लेना, फिर मेरे साथ तुम भी बाजार चलना और अपने लिए कुछ ड्रेस खरीद लेना। चची की उस खुली ऑफर पर तो मैं बेहोश होने के करीब थी। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो मुझसे इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी और मैं दिल ही दिल में सर मज़र को दुआएं देने लगी। खाला और चची अपने किसी करीबी अजीज़ से मिलने के लिए गई हुई थी। सवेरा और फायज़ा भी घर पर मौजूद नहीं थी, वो भी अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। अमजद भाई ना जाने कहाँ से आ गए। मेरा ख्याल था कि वो भी खाला और चची के साथ गए हुए। दरवाज़ा खोला और अमजद भाई को देखकर मैं कुछ परेशान हो गई, क्योंकि मैं उस वक्त घर पर अकेली थी। नॉर्मल अंदाज से उन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ्त की और घर के अंदर दाखिल हो गए। मेरे चेहरे पर उलझन के असरात देखकर शायद वो कुछ हैरान हुए, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए।
میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ امجد بھائی کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، میری طرف بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو دے دوں گی۔ میری بات سن کر کمرے کے اندر وہ داخل ہو گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو کیا وہ چیز تم مجھے دو گی؟ ان کا لہجہ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ان سے خوف محسوس ہوا، لیکن اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں ابھی کچن میں چلی جاتی ہوں، جو کچھ آپ کو چاہیے وہ آپ کو دے دوں گی۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ چائے پینا چاہ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بالکل سنجیدہ ہو گئے اور چند قدم آگے بڑھتے ہوئے میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے بالکل ٹھیک سمجھا کہ مجھے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی ہے، لیکن تم کچھ دیر بعد چائے بنا دینا۔ اس وقت میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن جائیں، تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ ان کی طرف دیکھے بغیر میں نے سر جھکا کر جلدی سے کہا۔ مجھے ان کی نظروں سے بہت الجھن ہو رہی تھی، لیکن یہ کیا، وہ ابھی بھی میرے راستے میں کھڑے تھے اور سامنے سے نہیں ہٹ رہے تھے۔ ایک دم سے امجد بھائی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پیار بھرے لہجے سے کہا، کب سے موقع کی تلاش میں تھا کہ تم مجھے تنہا ملو اور میں تمہارے سامنے اپنے دل کا حال بیان کروں، لیکن تم نہ جانے کیوں مجھ سے چھپی ہوئی پھرتی ہو، میرے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ میں اپنا ہاتھ ان سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور ڈر اور خوف سے لرزتے ہوئے کہا، پلیز میرے کمرے سے باہر چلے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو بہت برا ہوگا، سب ہمیں غلط سمجھیں گے اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، چچی تو مجھے گھر سے باہر نکال دیں گی۔ خوف زدہ لہجے سے میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے بہت مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ تم نے خود دیکھا تھا نا، میں نے تو گھر کے دروازے کو بہت مضبوطی سے بند کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے امجد کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے امجد کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی کہ اس شیطان آدمی سے مجھے ایک بار بچا لے۔ اچانک ہی کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس پر ہم دونوں گھبرا گئے اور اس طرف دیکھنے لگے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ ایک لمحے میں پورے کمرے میں عجیب سا دھواں بھر گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ زور زور سے کھانسی کرنے لگی، پھر کچھ یاد نہیں رہا کہ میں کہاں تھی، کیونکہ میں بے ہوش ہو کر اپنے بستر پر گر گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی، جب ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میرے بالکل سامنے سر مسر بیٹھے دکھائی دیے۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھے وہ سارا واقعہ بھی یاد آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی تھی۔ خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ امجد مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر سر بالکل میرے بستر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور انتہائی محبت سے پوچھا، اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ امجد بھائی کہاں چلے گئے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ میری بات سن کر سر کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ اس کو کسی غلط کام کی سزا دی گئی تھی، دوبارہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ سر کے غصے سے کہنے پر میں پریشان ہو گئی۔ نہ جانے امجد کے ساتھ سر نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں اسے جان سے تو نہیں مار دیا؟ خوف زدہ لہجے سے کہتے ہوئے میں نے پوچھا تو سر نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں میں اسے جان سے نہیں ماروں گا، لیکن اسے سبق ضرور سکھایا ہے، دوبارہ کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں سر کی طرف سنجیدگی سے دیکھنے لگی اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ اچانک ہمارے گھر کیسے آ گئے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں، لیکن تمہیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوا، اور آج جب میں نے دیکھا کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو میں نے تمہاری مدد کی۔ سر کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا، اور آپ کیوں میرے ساتھ ہوتے ہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ حقیقت جاننے کے بعد تم نے مجھ سے منہ نہیں موڑنا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں تو تمہاری معصوم صورت اور خودداری دیکھ کر تمہاری طرف متوجہ ہوا تھا، تم سے یہ تمہاری رائے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سنجیدگی سے وہ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان سے کچھ پوچھتی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر والے واپس آ رہے ہیں۔
सर की मौजूदगी की वजह से मैं बहुत घबरा गई और मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मैं इल्ज़ाम से नहीं बच सकती। उस वक्त मैं घर पर अकेली थी और किसी गैर मर्द की मौजूदगी मुझे बदकिरदार साबित करने के लिए काफ़ी थी। मैंने अजीबोगरीब मंजर देखा। सामने खड़े सर मज़र मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। मुझे यकीन ही नहीं आया। दरवाजे पर दोबारा दस्तक की आवाज़ सुनाई तो मैं तेज़ी से कमरे से बाहर आई। खाला और चची वापस आई थी। खाला मुझसे अमजद भाई के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि वो तो घर नहीं आए। ये सुनकर वो कुछ परेशान हो रही थी क्योंकि अब अंधेरा हो रहा था। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सर अचानक मेरी निगाहों के सामने से कैसे गायब हो गए। उसी वक्त खाला और चची के कमरे से शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैं उनके कमरे में गई तो पता चला कि अभी भी एक अजनबी नंबर से कॉल आई थी, जिसमें उन्हें यह बताया गया है कि अमजद की किसी के साथ लड़ाई हुई है और लड़ाई में वो शदीद ज़ख्मी है और हस्पताल में पड़ा है। ये सुनकर तो सभी परेशान हो गए। अब मुझे समझ आ रही थी कि सर मज़र ने मुझे क्या कहा था कि वो सारी ज़िंदगी किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। शायद उन्होंने उसे बहुत मारा था। मुझे फिक्र हुई थी कि जब होश में आएगा तो सब सच बता देगा, फिर न जाने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया जाएगा। खाला और चची अस्पताल पहुंच गई थी। रात को वो दोनों देर से वापस आई। जब तक घर वापस नहीं आई थी मैं बहुत परेशान रही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है। जिस्म पर बहुत सारे ज़ख्म आए, इंशाल्लाह वो भी जल्द ज़ख्म भर जाएंगे। लेकिन अमजद नहीं जानता था कि उसे किसने मारा और पीटा है और उनकी क्या दुश्मनी थी। खाला तो बार बार अमजद के दुश्मनों को बद्दुआएं दे रही थी और अपने बेटे की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रही थी। फायज़ा और सवेरा दोनों ही खाला और चची के पास बैठी थी। खाला बहुत परेशान थी क्योंकि उनका बेटा ज़ख्मी हुआ था और वो नहीं जानती थी कि उसका दुश्मन कौन है। इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। रात काफ़ी बीत चुकी थी, लेकिन फायज़ा और सवेरा अभी तक कमरे में नहीं आए थे। हम तीनों एक ही कमरा इस्तेमाल करती। शायद आज वो दूसरे कमरे में सो गई थी। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी जब कमरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं उस तरफ मुतवज्जे हो गई और ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने सर खड़े थे। अचानक से उन्हें कमरे में देखकर मैं फिर से डर गई, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि डरने की ज़रूरत नहीं और मेरे सामने बैठकर वो अचानक ही गायब हो गए। फिर एकदम से सामने आ गए तो मैं उनके बारे में ही सोच रही थी, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करो, तो मैं खुद ही सब सच बता देता हूँ। मैं उनकी तरफ देखने लगी। सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मुझे इंसान समझ रही हो, जबकि मैं इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा हूँ। तुम सीढ़ियों के नीचे बैठकर रो रही थी और तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद का फैसला किया। सर मज़र ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा। उनकी आवाज़ सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। आंखें फाड़े उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो मजाक कर रहे हैं। सर ने मेरी हालत देखी तो मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आपने मेरी बहुत मदद की, न सिर्फ मुझे रकम दी, बल्कि उस वक्त मेरी मदद की जब मेरे पास कोई नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शैतान सिफत आदमी मौजूद था जिससे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। सर का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा। मेरी बात सुनकर सर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहा, कब तक तुम हमेशा ऐसे ही डरती रहोगी और दूसरों की बातें सुनकर भी खामोश रही तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगी। अपने हक के लिए बोलना सीखो। सर मुझे समझा रहे थे, मैं खामोशी से उनकी सब बातें सुन रही थी। अब अक्सर रात के वक्त या उस वक्त जब घर पर कोई नहीं होता, सर मुझसे मिलने के लिए आ जाते। उन्होंने मुझे कॉलेज में उस ऑफिस के सामने जाने से मना कर दिया था कि इस तरफ बिल्कुल सुनसान जगह थी। उन्होंने मुझे बताया था कि कॉलेज के दरख्तों पर बहुत सारे जिन्नात के कबीले आबाद हैं, इसलिए उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं भी उस रोज़ के बाद मोहतात हो गई थी। फिर मुझे उस तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सर मज़र मुझसे मिलने के लिए खुद ही आ जाते थे। एक रोज़ मैं छत पर बैठी हुई थी जब अचानक ही सर आ गए। आज वो कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपने कबीले के साथ किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में मज़ीद इमारत बनाने का काम शुरू हो चुका था। इसके लिए बहुत से दरख्त कटवाए जा रहे थे। ये खबर सुनकर मुझे तकलीफ हुई, लेकिन सर मज़र ने मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब भी वक्त मिला तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा। ये सुनने के बाद मुझे कुछ तसल्ली हुई। सर मज़र जा चुके थे, लेकिन फिर वो कभी न कभी मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। मामू और मम्मानी ने बैरून मुल्क मेरे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया है। चचा और चची को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस सब में भी सर मज़र का हाथ है। शायद ऐसा हो, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करती हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ गो रहूँगी।